अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, पाकिस्तान की एक अहम ज़रूरत खुर्दनी तेल है, लेकिन पाकिस्तान में 70% से ज़ायद खुर्दनी तेल को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के ज़र मुबादला की एक बड़ी रकम इस पर ख़र्च हो जाती है। किस तरह इस खुर्दनी तेल की ज़रूरत को मुल्क की सतह पर पूरा किया जा सकता है और पाकिस्तान में तेलदार जो अजनास हैं उन्हें कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है, यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम ख़ान साहब, जो इंचार्ज हैं ऑयल सीड्स रिसर्च स्टेशन बहावलपुर के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ मौजूद हैं मलिक मुमताज़ राना साहब, जो तरक्की पसंद काश्तकार हैं और बड़े रकबे पर तेलदार अजनास काश्त करते हैं और ख़ास तौर पर सरसों का जो काश्त है उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस एरिया में। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम ख़ान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप क्या समझते हैं कि तेलदार अजनास हैं कौन सी? अगर हमारे नाज़रीन उसको देखना चाहें, अर्बन हमारी जो पॉपुलेशन है या व्यूवरशिप है वो, तो उस पर आप थोड़ा सा बता दें। और उसमें जो प्रोडक्शन वाइज है सबसे ज़्यादा पैदावार किसकी हासिल होती है? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने अभी बात की को 70%, ये इससे भी ज़्यादा 80% जो हमें खुर्दनी ऑयल या तेल बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो ये वाकई एक लम्हा फ़िक्री है तमाम से स्टेक होल्डर्स के लिए। तो ये खुर्दनी तेल ये ना सिर्फ ये फसलों से हासिल होता है, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये पौधों से भी एल हम हासिल कर सकते हैं। और ये हमारा जो ज़र मुबादला से कीमती ख़र्च होता है तो उसमें हम कमी ला सकते हैं। तो फसलों में तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि तकरीबन 10 फसलें हैं जिससे हम ये खुर्दनी तेल हासिल कर सकते हैं, जिनमें ये आज जिसके लिए इकट्ठे हुए हैं सूरजमुखी है जी, सरसों है जी, राया है सही, और इसके अलावा ये तिल है जी, ये सोयाबीन है जी, ये फिर इसके अलावा कॉटन सीड ऑयल जी जी, ये बड़ा और 50% इसका कंट्रीब्यूशन है मुल्क की जो खुर्दनी तेल है। इसके अलावा मकई से मेज़ भी है, मकई से हम जो है इससे भी तेल हासिल हो सकता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो चावल है तो इसका जो ब्रैन है, इसका जो छिलका हम जिसे कहते हैं, तो अगर इसको भी शुरू किया जाए तो इससे भी, इसके छिलके से भी, जिसे हम वो कहते हैं फक कहते हैं, तो इससे भी तकरीबन 17 से 24% ऑयल रिकवरी हो सकता है। अच्छा, इन फसलों के अलावा पौधे जो हैं जिनमें मोरिंगा ऑयल की आजकल बात हो रही है, तो इसके अलावा ये बताऊँ कैस्टर बीन, जिसे हम पुराने वक्तों में लोग कहते थे अरेंडक, हरनौली कहते थे ना, इसका कैस्टर बीन का आजकल बड़ा ऑयल का ये कॉस्मेटिक्स में यूज़ हो रहा है, वार्निश में यूज़ हो रहा है और पेंट्स में ये यूज़ हो रहा है। तो इसकी बड़ी मांग है। तो ये भी जो हमारे किसान दोस्त भाई हैं वो इसे लगा सकते हैं। और ये मार्जिनल लैंड जिसे हम कहते हैं ना, ज़रख़ेज़ ज़मीन नहीं है, तो वहाँ पे भी ये लगा सकते हैं और इससे अज़ाफ़ी इनकम हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं इस प्रोग्राम की वसाता से एक और प्लांट्स का भी बताऊंगा जो जूबा प्लांट के नाम से। तो वो करोड़पति वाला जो है कि एक किसान तकरीबन 3 साल में वो करोड़पति और उसे बन सकता है। और इसे ना से अजूबा प्लांट, जोजूबा प्लांट जी जी, वो क्या है? वो जोजूबा प्लांट ये रिसर्च तो काफ़ी अरसे से शुरू थी, ये अमेरिका में, अर्जेंटाइन में, लेकिन अब पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सीड प्रोडक्शन शुरू हो गया है। और एल सीड जो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का इसकी प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। तो इसकी जो इसके ऑयल हासिल होता है वो खाने के अलावा ये लुब्रिकेंट्स में भी इस्तेमाल होता है। अच्छा। जो गाड़ियों का मूबल ऑयल चेंज करते हैं उनमें। तो एक अंदाजे के मुताबिक अगर इसका मूबल ऑयल ये जोजूबा ऑयल से ही चेंज कर दिया जाए गाड़ियों से, तो तकरीबन उसकी उम्र जो है 60-70 साल तक ज़रूरत नहीं पड़ती गाड़ी को मूबल ऑयल चेंज करने की। अच्छा, ऐसा ये कीमती प्लांट है। मतलब ये खाने में भी इस्तेमाल हो सकता है और इसमें मशीनरी में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो पाकिस्तान में कोई तजर्बा हुआ है इसका जोजूबा? जी बिल्कुल हो रहा है। ये एल सीड्स रिसर्च स्टेशन बहावलपुर पे इसके तजर्बात तकरीबन 15-16 साल पहले शुरू हुए थे। तो दरमियान में कुछ नामुवाफिक हालात की वजह से रुक गए थे, लेकिन अब दोबारा इस पर रिसर्च शुरू हुई और सीड प्रोडक्शन शुरू हो गई है और फार्मर्स फील्ड भी लगाना शुरू कर दिया। अब तो फार्मर्स को भी अवेयरनेस आ रही है और अब इसका सीड भी महकमे कासी तरह के सब कि फार्मर्स की ज़रूरत पूरी की जाए। अच्छा, इतना डिमांड बढ़ गई है। इसके बाद बात जारी रखते हैं। मलिक मुमताज़ साहब, आप
इस रवायती तौर पे ये कॉटन का एरिया है, गंदम का एरिया है, आपने किस तरह इन अजनास की तरफ गए और आपने सरसों को उगाया, और वो भी आपने बहावलपुर रोही में जाके चौलिस्तान में किया ये तजर्बा, और उस पर आपका ये तजर्बा रहा कैसे? हमने 93 में वहाँ रकबा लिया था। जी सर। इधर हमारे बागात वगैरह हैं मुल्तान में, इधर काबिल काश रकबा नहीं है, सही है। इसीलिए हमने उधर जाकर 93 में हमने राया की काश शुरू की और गंदम की काश भी शुरू की रोई में। जी। और उसके बाद हमने तकरीबन आज से 15 साल पहले तक राय का जो है ना ये पोटेंशियल इनका 1500 से शुरू हुआ ये मकसद, उसके बाद 1500 से 2500 तक रहा। सही। पिछले 10 साल तो 2300 से 2500 तक रेट रहा है। पिछले 10 साल रेट में इजाफा नहीं हुआ, लोगों ने राया उगाना ख़त्म कर दिया है। रोई में ग्रोथ नहीं है उसकी। जी ग्रोथ नहीं। रोई में 3 लाख कुछ हज़ार शिकारगाह का रकबा है जी। जो लोग काश कर रहे हैं, अब्बासियों ने हमें दिए हुए हैं, उनसे हमने मलकियत ली हुई है। जी जी। उस रकबे पे जो हमारा काबिल काश रकबा है उस पे रेट यही चल रहा है। पिछले 10 साल से रेट में कोई इजाफा नहीं हुआ। सही। ये पहली दफ़ा अपना हमारा राय का रेट आज का जो रेट है 4650 रुपया पर मन है। अच्छा। मंडी का रेट आज का 4650। अगर यही रेट रहता है और रेट ये मकसद उम्मीद बड़ी यही रहेगा, उसके बाद हमारा इस टाइम जो है ना 10% रहा है, 90% गंदम है। सही। रोई में 10% राया है, 90% गंदम है। अगर यही रेट रहा तो 10% गंदम होगी, 90% राया होगा। इससे मुल्क हमारा तकरीबन नज़दीक पहुंच जाएगा। जो 70-80% भाईजान कह रहे हैं भाई बाहर से मंगाना पड़ता है, इंशाल्लाह ऐसा ऐसा ये कम हो जाएगी रेशो। अगर यही रेट रहा, ये बड़ा माकूल रेट है, काश्तकार को बड़ा फ़ायदा है इसमें। सही सही। अच्छा देखिए, आप जो बात करें राया को सर, हम सरसों की सरसों एक किस्म है, ये हम सरसों का लोकल नाम है राया, सुपर राया है इसका, जो मकामी ये खानपुर राया भी इसको कहते हैं। अच्छा। और सुपर राया भी कहते हैं। लेकिन ये 93 से हम यही काश कर रहे हैं, हमें रोई के लिए कोई नया बीज दस्तयाब नहीं होगा। सही सही। इसमें अच्छा आप जो बात करें, अगर हम उसको समराइज़ करें तो आपने कहा कि हमने 93 से शुरू किया, लेकिन 10-15 साल उसका रेट 1500-1400 से 2200-2400 तक गया, लेकिन ये पहला साल है उन 10 सालों के बाद जिसमें कीमत नहीं बढ़ी, लेकिन इस दफ़ा वो तकरीबन दुगनी हो गई है। 44 से 4600 रुपये फी मन आपको रेट मिल रहा है। तो ये पहला सीज़न है, तो एकदम जो डिमांड बढ़ी है, प्राइस बढ़ी है, उसकी वजह क्या है? घी का रेट बढ़ गया है जी। घी की वजह से अब इनका जो है ना, इनके प्लांटों में इन्होंने कोई सिस्टम किया है भाई, जो ये सरसों को घी में इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी। घी मिल वाले पहले खरीद नहीं करते थे। अच्छा। अब घी मिल वालों ने भी खरीद शुरू कर दी है और इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है उनको, लिहाजा वो अब खरीद शुरू कर दी है उन्होंने। 4500-4200 से शुरू हुआ है, आज का रेट 4650 रुपया है। इंशाल्लाह अगर यही रेट रहे तो फिर कोई मसला भी नहीं है भाई, कि आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है। बिल्कुल अच्छा प्रॉफिट मिला है, हम इस पे खुश हैं। अच्छा भाई डॉक्टर फ़हीम साहब, फ़ी एकड़ राया सरसों की जो पैदावार है वो फ़ी एकड़ कितनी ली जा रही है मुख्तलिफ इलाकों में? जनूबी पंजाब में फ़ी एकड़ प्रोडक्शन कितनी है, आपके इल्म में क्या है? राया जिस तरह इन्होंने मलिक साहब ने बात की कि सुपर राया, बहावलपुर राया, तो इसको रिप्लेस किया खानपुर राया को, वो पुरानी वैरायटीज़ थी। ये सुपर राया अब लेटेस्ट वैरायटी दी है, तो इसका पोटेंशियल तो फार्मर्स के पास 28 मन भी है, 30 मन भी आता है, लेकिन औसत जो इसकी पैदावार है वो 20 और 22 मन के दरमियान है। अच्छा। अगर हम हमारे किसान भाई अगर बेहतर मैनेजमेंट कर लें तो ये 32-34 मांड पर एकड़ तक भी आ जाता है। तो जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि रेट अब 4000 हो गया है, तो ये तो 1,00,000-1.25 का एकड़ आमदन हो सकती है, हो जाती है। और इसका जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है जिस पे महकमा काफ़ी काम कर रहा है कि ये लागत कम की जाए, पैदावारी लागत जो है फसलों पे आती है, तो इसका तो इतना खर्चा भी नहीं है। और गवर्नमेंट ने अब सब्सिडी भी दी हुई है, जिस तरह अब सूरजमुखी पे दे रहे हैं, तिल पे अब दी है, तो सब्सिडी वो तो बीज तकरीबन फार्मर को मुफ्त में मिल जाता है। ठीक। 2 किलो का बीज का बैग है तो वो 5000 का वो परचेज करता है, तो वो 5000 गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। सही। 1000 रुपये तो जो वो जो बोचर है फ़ौरन वो उस पर वो जो दिया हुआ नंबर SMS करे किसान भाई, 1000 मौके में मिल जाता है, तो 4000 रुपये जब फसल उतरती है तो उस वक्त मिल जाता है।
तो सरसों का भी ऐसे ही सही कह रहे हैं कि सरसों का भी अब रेट बढ़ने से लोग इसकी तरफ और मुतवज्जो हो रहे हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर एमरजेंसी प्रोग्राम शुरू किया इस हुकूमत का ये, और पहली मरतबा ऐसा हुआ कि 300 अरब से भी ज़्यादा इसमें रकम रखी गई, और उसमें ये तेलदार अजनास के लिए भी रखा गया, जहाँ गंदम है, शुगर केन का रखा गया, राइस का रखा गया, तो तेलदार अजनास की सब्सिडी के लिए भी इसमें रखा गया। तो अब लोग इनकरेज करने के लिए, इनकरेज के लिए, हौसलामंद के लिए, तो अब जो किसान भाई हैं वो इस तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। सही। और वो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब जो ना खुर्दनी तेल की जो इंपोर्ट बिल है उसमें कमी ला सकेंगे, और इस तरह चलता रहा तो लगता है कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक्सपोर्ट पोटेंशियल में भी आ जाएंगे। सही से। अच्छा मलिक साहब, कितने दौरानी की, हम पहले सरसों पे ही बात कर लेते हैं, कितने दौरानिए की ये फसल है और इस पे फ़ी एकड़ खर्च क्या आता है आपका, और इस दफ़ा इस साल में क्या आया इस सीज़न में? ये 5 महीने की फसल है सर। ये अक्टूबर के शुरू में काश्त इसकी शुरू हो जाती है और फरवरी के एंड पे ये पक कर तैयार हो जाती है। सही। हमारा तो पुराना रिवायती तरीका है ना, उसके लिए कोई हार्डवेस्टर सिस्टम नहीं आया। हम लोगों से कटाई कराते हैं, उसके बाद थ्रेशर से इसको निकालते हैं। खर्चे है, मेहनत भी है काफ़ी इसमें, क्योंकि डीएपी का रेट गंदम जब हमने काश की या राया जब काश किया उस टाइम 3600 रुपया डीएपी का रेट था, आज 5200 रुपया रेट है। डीज़ल का ऐसे ही है, डीज़ल का रेट भी हर 15 दिन बाद बढ़ रहा है। सही। लागत तो हमारी राया लोगों ने छोड़ दिया काश करना रोई में, क्योंकि लागत पूरी नहीं होती थी, नुकसान होता था, लोगों ने नुकसान किया है, 4-5 साल नुकसान नहीं। चलिए एक लम्हे के लिए अगर इस वक्त तक आप अपना अखराजात निकालें तो इस वक्त तक आप क्या समझ रहे हैं कि फ़ी एकड़ आपके अखराजात फ़ी मन क्या आते हैं? तकरीबन हमारे अखराजात जो है ना, अंदाज़न कितना होता है आपका आपने कोई वर्कआउट किया हो तो एक ग्रोवर को कितना पड़ रहा है ये चीज़ें? ये तकरीबन 18,000 रुपये पर एकड़ का खर्चा है फार्मर का। जिसमें ये खाद की कीमत लगाते हैं जब हम, जिसमें देखो एक डीएपी बोरी हम रिकमेंड करते हैं कि बिजाई के वक्त इसमें 1 बोरी डीएपी डाली जाए और हाफ बैग एसओपी का डाला जाए। ठीक है। खादों में तो सब्सिडी, बीज का तो पैसे गिनने की जरूरत नहीं, वो तो सब्सिडी वापस मिल जाती है। तो इसके बाद हार्वेस्टिंग के खर्च हाफ बैग यूरिया, लेबर है जी, लेबर है, और उसमें प्लोइंग है, 2 प्लोइंग है इसमें, फिर प्लैंकिंग है। तो हम तो ये कहते हैं कि ये ना ड्रिल सोइंग करनी चाहिए। अब अच्छा, इस पे बात करते हैं, लेकिन नाज़रीन हमें छोटा सा एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं और जनूबी पंजाब में तेलदार अजनास की पोटेंशियल क्या है और क्या हम उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस पर बात जारी रखेंगे। नाज़रीन ब्रेक छोटा सा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम आज प्रोग्राम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से तेलदार अजनास जो हैं उन्हें किस हद तक इस इलाके में जनूबी पंजाब में उसको फ़रोग़ दिया जा सकता है। डॉक्टर फ़हीम साहब, हमने अभी बात की सरसों के हवाले से कि इस वक्त उसका जो रेट है इस सीज़न में बहुत अच्छा है। जो मलिक मुमताज़ साहब बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि हमने जो फ़ी एकड़ की पैदावार की बात कर रहे थे और उसमें जो अखराजात और उसको बैलेंस कर रहे थे, तो इसमें तकरीबन 50% क्या 100% आप बचत इस सीज़न में ज़रूर मिल रही है और हौसला आ रहा। मलिक साहब ऐसे ही है ना? जी। तो आप समझते हैं कि इससे हौसला मिला है सरसों की काश्त करने वालों को? बिल्कुल हौसला अफजाई हुई है हमारी, क्योंकि हमारा 25 से 30 हज़ार रुपया खर्चा है। सही है। और हमारा जो है तकरीबन 15 से 20 मन तक मकसद एवरेज आराम से आ जाती है। मतलब 20 मन एवरेज हो, आज 4500 रेट है, 90,000 रुपया बनता है और हमारा खर्चा ज़्यादा 30,000 है। सही है। इस 60,000 डबल से भी ज़्यादा बचत है, ठेका देकर भी मकसद आमदन माकूल है। इसीलिए अगर गवर्नमेंट ये कोई डीज़ल का कोई हमें ज़रूरी ट्यूबवेल के कनेक्शन इन्होंने बैन लगाया है, वापडा वालों ने, पहले ट्यूबवेल लगे थे, कम अज़ कम 15-20 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उसके बाद इन्होंने अपनी ज़ाती अना की खातिर इन्होंने बैन लगा दिया है। वो हमारी अपील है गवर्नमेंट से, भाई वो बैन को हुक्म दें और बैन हमारा ख़त्म करें। हमें ज़रूरी ट्यूबवेल पे बड़ी बचत होगी। डीज़ल के हमारा 700 रुपये घंटा लग रहा है, उस पर 200 रुपये घंटा है ज़रूरी ट्यूबवेल पे। मेहरबानी करें और हमें ज़रूरी कनेक्शन भी जारी करें जो नहीं मिल रहा अभी तक। जी। डॉक्टर फ़हीम साहब, आप क्या देखते हैं? फिर हम वापस आपकी तरफ आते हैं। आप उस इलाके में बैठे हुए हैं साउथ पंजाब में, इन सभी ऑयल सीड्स की रिसर्च और उसके बाद लोगों को आप गाइड भी कर रहे हैं, प्रमोशन भी कर रहे हैं,
साउथ पंजाब में क्या और पोटेंशियल है? सरसों की तो बात होगी, राया की बात होगी। जी, जनूबी पंजाब की ये अहम फसल सरसों है और ये राया काफ़ी लोग, इससे पहले की वैरायटी होती थी पीला राया, जी सर। ये तकरीबन बात है 95 और 96, उसमें भी लोगों ने काफ़ी, उस दौर में भी काफ़ी लोगों की इनकम जनरेट हुई और लोगों ने उसे काफ़ी मुनाफा हासिल किया। तो अब जिन दोस्तों ने राया काश्त किया हुआ है तो वो तो ज़मीन अब वो खाली नहीं है, सही है। तो जो अब दूसरी फसल के लिए मौका है, जिन जिन किसान भाइयों की ज़मीन खाली पड़ी है तो वो सूरजमुखी लगा सकते हैं। ये भी एक मुनाफा बख्श फसल है, तो इस पे गवर्नमेंट सब्सिडी, इस पे 5,000 रुपये बैग पर सब्सिडी दे रही है। मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट डबल सब्सिडी है ये फार्मर्स के लिए, कि तेलदार अजनास के लिए, क्योंकि पहले से गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन जो दरख्वास्तें मांगी हैं कि वो मशीनरी जो है इसके लिए चाहिए, जो हम रिकमेंड करते हैं कि स्मॉल सीड ड्रिल, जिन्होंने मलिक साहब ने कहा कि हमें थ्रेशिंग इसमें प्रॉब्लम आती है, लेबर लगानी पड़ती है, अगर स्मॉल सीड ड्रिल गवर्नमेंट वो दे रही है सब्सिडी, 50% सब्सिडी पे दे रही है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि ये जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं ये लगाई भी, वैसे तो सारी क्रॉप्स कहते हैं, लेकिन ये स्पेशली ये जो है लाइन सोइंग की जाए, बजरिया ड्रिल ये काश की जाए, तो उसके वो फिर जो पोटेंशियल है 30-32 मन वाला, वो हम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा वो जो है एडवांस हम जो टेक्नोलॉजी बताते हैं उस मुताबिक, और वो अगर आप अपना वो वक्त पे उसका पानी लगाना और वक्त पे उसके जो बीमारियां आती है स्प्रे किया जाए, तो कोई वजह नहीं कि जो जो पोटेंशियल है 38-40 मन वाला वो हम हासिल कर सकते हैं इस क्रॉप से। आप समझते हैं कि इस सरसों की बात हो गई, आप और किन चीज़ों को देख रहे हैं कि साउथ पंजाब के कौन कौन से इलाकों में कौन कौन सी जो ऑयल सीड है उसको आप लगा सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं? अब ये जो ऑयल सीड, ये तेलदार अजनास हैं, अब इनकी अहमियत और भी बढ़ गई है। पिछले 4-5 साल से जो हमारे किसान दोस्त भाई कॉटन लगा रहे थे तो उसके प्रॉब्लम आ गया ना, उसके पे इंसेक्ट्स का आ गया प्रॉब्लम, डिजीज़ का प्रॉब्लम आ गया। तो इस साल जो वो बता रहे हैं कि हाफ जो हमारा 1 करोड़ बेल से ज़्यादा टारगेट था तो वो शार्ट हो गए, तो हाफ तकरीबन हाफ रह गया है। तो मेन कंट्री जो था इसका ये काटन ही थी, जो तकरीबन 50% जो हमारा खुर्दनी तेल है उसमें ये काटन सीड ऑयल से हासिल करते थे। सही। अब उसकी हाफ यील्ड होने की वजह से तो अब हमें चाहिए कि इसकी अब जो प्रोडक्शन है ऑयल सीड की अब ये डबल करनी पड़ेगी हमें। ये इसका और ये एक स्कोप भी है फार्मर के लिए कि अब जो दोस्त काटन नहीं लगा रहे या काटन लगाना चाह रहे हैं, तो जिस तरह ये पहले वक्तों में वो फार्मर जो साइड्स पे लगा, अगर वो फार्मर नहीं चाहता कि मैं इसके लिए अलहदा ज़मीन इसके लिए मैं ज़ेरे काश लूँ, तो वो इसके लिए तिल लगा सकता है। बिल्कुल सही है। ठीक, वो तिल की फसल से उसके इजाफी आमदन होती है, और ये भी काफ़ी कुछ अरसों से ये भी 8-9 हज़ार पर मांड के पे भी ये फसल खड़ी है, तो तिल भी किसानों को लगाना चाहिए। और ये ख़ासकर जनूबी पंजाब में सूरजमुखी और इसके ये बात तिल या काटन के साथ तिल मिला के, तो ये भी एक एडिशनल इनकम, इजाफी इनकम किसान के लिए हो सकती है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं अगर हम उसको देखें तो इस इलाके में लोग ज़्यादा इनकरेज नहीं है। मलिक साहब, आपने बात की कि आप अक्टूबर में सरसों लगाते हैं और आप उसे मार्च अप्रैल में उसे काटते हैं, फरवरी के एंड में, फरवरी के एंड में, तो ये वो टाइम है जिसमें गंदम लगाई जाती है आमतौर पे, तो आपका क्लैश कर रहा होता है उस वक्त। जी जी। अब आपके पास फ्री हो गई, अब आपके पास फिर चॉइस है कि आप कॉटन लगाएं या ये सीज़न जो अब है ये अब सरसों का दोबारा एक दफ़ा फिर आप लगा सकते हैं, या आप नहीं, इस अरसे में आपके पास टाइम विंडो कुछ और है, अब आप कुछ और लगाएंगे अक्टूबर तक के लिए, क्या लगा रहे हैं जी? ऑल्टरनेट क्या होते हैं आपके पास? हमारा उधर चोलिस्तान में तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, मैंने उधर प्याज वगैरह भी लगाया है, अच्छी आमदन हुई है। बाकी सब्ज़ी वगैरह या तरबूज वगैरह वो लगाए, अच्छी आमदन है। लेकिन हमें गवर्नमेंट कोई सहूलत दे, कोई सब्सिडी दे, कोई रियायत करे, हम उधर सोयाबीन भी लगा सकते हैं, हम सूरजमुखी भी लगा सकते हैं, उस पर हम बिल्कुल इंशाल्लाह पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा है। हमारी जो बाहर से इतनी ज़र मुबादला हमारा जाता है उसमें कमी वाक़या हो सकती है अगर गवर्नमेंट हमारी ये जो सब्सिडी है, ये सब्सिडी हमें तो नहीं मिलती सर, इनको नहीं मिलती, आम काश्तकार को नहीं मिलती। लेकिन आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जो डेजर्ट है हमारा, चोलिस्तान है हमारा, थल है, इस इलाके में कौन सी ऑयल सीड्स हैं उसका पोटेंशियल है, और कौन सी इलाके ऐसे हैं जैसे एग्री बेस्ड आपका कोई लोकेशन है जिसमें आप पहले से आबाद इलाका है, मुल्तान है, मेलसी है, खानेवाल है, मुजफ्फरगढ़ है,
तो वहाँ पर भी ऑयल सीड्स को इनकरेज किया जा सकता है। फ़र्क क्या है दोनों की तरफ, एक डेजर्ट और एक तरफ दूसरी तरफ एक आबादी और ऐसी जो पहले से आबाद रकबे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। ये मेलसी की जो बात की आपने, लोधरा की, ये 3-4 साल पहले ये हब था भावलपुर सनफ्लावर का। बिल्कुल। फिर क्यों जब शिफ्ट हुए लोग? जी शिफ्ट इस वजह से हो गया कि फिर उसमें मेज़ में ज़्यादा लोग को प्रॉब्लम आ गया कॉटन पे, तो मेज़ लगाने लोगों ने शुरू कर दी। तो वो फिर मेज़ के साथ साथ फिर वो आलू पे उकाड़ा से फिर ज़्यादा, और दीपालपुर में इसकी काश शुरू हुई, तो फिर ये बढ़ती बढ़ती विहाड़ी और ये आगे अब तो बहावलपुर तक भी मेज़ लगनी शुरू हो गई है। लेकिन अब जो लोग हैं फिर दोबारा ये कॉटन और इसको देख रहे हैं कि तेलदार जिनास को लगाया जाए, इसमें ज़्यादा माना एक तो मेहनत कम है, और जो मकई है इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, और इसमें ऑयल रिकवरी भी कम है सही। मेज़ की। तो ये पहले महकमा, अब हम सिर्फ जोने की तरफ आ रहे हैं। अब देखिए मल्टी आप उसको फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे आपने मकई की बात की, अब उसमें आपने एक कॉटन रिकवरी की बात की ना, उसमें सॉरी आपने ऑयल रिकवरी की बात की। इसी के से कॉटन भी है, वो भी मल्टीपर्पज़ है। उसमें से आप बनोला लेते हैं, कॉटन सीड की आपने कहा कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है ऑयल सीड्स के हिसाब में चीज़ों से, तो एक कॉटन का अपना वो है, और उसमें से बनोला आप ले रहे हैं तो उसका अपना कंट्रीब्यूशन है, आप उसका एक अपना हिस्सा अलग से लेते हैं। इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है, एडिबल ऑयल वाली इंडस्ट्री को, चीज़ों को। तो ये आप फ़ायदे ले नहीं सकते इस तरह मल्टी पर्पज़ जो क्रॉप्स हैं उसका? बिल्कुल सही कहा आपने। ये मल्टीपल तो हम कहते हैं ये मल्टी क्रॉपिंग की जाए। हाँ। जिस तरह मैंने कहा कि कॉटन के साथ तिल को भी लगाया जाए, अगर कोई दोस्त फार्मर अलहदा नहीं लगाना चाहता तो मल्टी क्रॉपिंग का फ़ायदा। और हम इसी पे बात करते हैं कि मल्टी क्रॉपिंग के साथ साथ वो अपनी वैल्यू एडिशन पे भी फार्मर, अगर वो जो प्रोड्यूस आती है तो वो ऐसे ही बेचने की बजाय वो आड़ती को, अगर वो कोल्हू से या साल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट वालों से वो अपना ऑयल एक्सट्रैक्ट करा ले और वो मार्केट में बेचे, तो ज़्यादा फार्मर उससे पैसे हासिल कर सकता है। तो ये स्टेक होल्डर हमारे जो साल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट्स वाले, इनसे बात हुई है, तो वो इन्होंने वादा किया इंशाल्लाह कि जो हमें जो फार्मर जहाँ पे है हमारा, तो वहाँ हम फार्मर अगर प्रोड्यूस ले है तो हम उसे एक्सट्रैक्ट वो ऑयल निकाल के दे देंगे। सही। तो इससे वो वैल्यू एडिशन से फार्मर ज़्यादा अपना मुनाफा कमा सकता है। जी मलिक साहब, कैसे फार्मर इन फसलों की तरफ जा सकता है? आपने पहली दफ़ा रेट की वजह से कहा सरसों, लेकिन और जो अजनास हैं, सोयाबीन का आपने बात की कि हम लगा सकते हैं, कैनोला लगा सकते हैं, सूरजमुखी सनफ्लावर आप लगा सकते हैं, तो फिर आप उस तरफ हमारा ग्रोअर जाने से क्यों डरता है? डरते हैं हमारे जो जनूबी पंजाब है ना, यहाँ उधर तो मक्की ज़्यादा होती है ना, साहिवाल उस एरिया। हमारा जो मुल्तान का एरिया है इसमें मुंजी और गंदम ज़्यादा काश्त होती है। मुंजी के बाद गंदम तो आसानी से आ जाती है, सरसों नहीं आ सकती क्योंकि वो उस टाइम लेट हो चुकी होती है। बिल्कुल सही है। इसीलिए इस हमारे इलाके में सरसों की काश्त बिल्कुल नहीं है, 1-2% है, सही। बाकी नहीं है। उनको टाइम विंडो नहीं मिलता, टाइमिंग नहीं है। हाँ, सही है। चोलिस्तान में रोई में ये है भाई, उधर रकबा खाली पड़ा होता है, जिस टाइम मर्जी काश्त कर लो। उधर 90% लोग सिर्फ 6 माह के लिए फसल काश्त करते हैं, गर्मी में नहीं करते क्योंकि गर्मी बड़ी होती है, हवाएं तेज चलती हैं, लिहाजा उधर कोई काश्त नहीं होती। 6 महीने बिल्कुल रकबे फारग पड़े रहते हैं। फारिग पड़े रहते हैं। जी। सही सही। तो आप इसमें क्या आप देखते हैं कि इन्हीं रकबों को कैसे आप आबाद कर सकते हैं? हुकूमत किस तरीके से इनकरेज कर सकती है? थल और चोलिस्तान की मैं बात, गवर्नमेंट ने ये जो वज़ीर-ए-आज़म एमरजेंसी प्रोग्राम है, तो इसमें वो है खाल पक्का करने और वो जो ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है उसके लिए 60% तक सब्सिडी रखी है। और थल के इलाकों में तो काफ़ी लोगों ने ये सिस्टम लगवा भी लिया है, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, और इसकी वजह से पिछले साल भी काफ़ी अच्छी पैदावार वहाँ चने की आई है। और वो लोग भी ये सरसों राया लगाते हैं तो उनकी बड़ी अच्छी पैदावार आई है। तो जनूबी ये जो भावलपुर का एरिया है, जिस तरह आप कह रहे हैं रोही का इलाका है, तो इसमें भी जो फार्मर्स हैं तो वो गवर्नमेंट को वो अपना जो वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उनसे मिलके वो स्प्रिंकलर सिस्टम अगर इंस्टॉल करवा लें तो उससे वो ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। तो कुछ फार्मर ने पाइवोट सेंट्रल सिस्टम, लेकिन महंगा है, लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे ही है। तो वो यहाँ तहसील यजमान में 27 चक है, 27 BC, तो वहाँ एक फार्मर ने लगाया हुआ है नेचर फार्म पे। तो वो तकरीबन उन्होंने 250 एकड़ उसके साथ उन्होंने खाश की हुई है, और पानी उसके आप ये कह लेंगे सिर्फ गैलनों के हिसाब से चाहिए।
जहाँ जो लाखों लीटर लग जाते थे, तो वो ऊंचे जो नीचे वो टीले हैं उन्हें सीधा करने की भी ज़रूरत भी नहीं है, और उस स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम से ही वो जो फार्मर है वहाँ से अपनी अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं अगर ये न्यू टेक्नोलॉजी अपना लें तो। प्रॉब्लम क्या है न्यू टेक्नोलॉजी अपनाने में? वसाइल नहीं है मलिक साहब? वसाइल हैं, हाँ लेकिन जो हमने भी राब्ता किया है, जो ये स्प्रिंकल का कर रहे हैं ना, हाँ इसकी कास्ट इतनी है ना, हाँ 60% ये सब्सिडी दे रहे हैं, इसकी कास्ट इतनी है, अगर हम खुद लगाएं जो 40% शेयर हमने डालना है ना, वो 40% से हम आप खुद कर सकते हैं हम। सही। मकसद गवर्नमेंट के रेट जो उनके कंडक्टर हैं उनके रेट इतने हाई हैं ना, वो मेरे वारे नहीं आते, इसीलिए लोग इस तरफ नहीं जाते। सब्सिडी मिल रही है लेकिन सब्सिडी वो मिल रही कॉस्टली है पड़ लेकिन- रही है, और इसी वजह से फार्मर उसको लेने से इनकारी है। जी, कुदरत है। और इसी रीज़न करता है। इस पे बात जारी रखते हैं, लेकिन आज एक छोटा सा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं जनूबी पंजाब में ऑयल सीड्स की इस वक्त सूरत हाल क्या है, उसे किस तरह आगे उसका फ़रोग़ मुमकिन है, और हकूमती इदारे और काश्तकार एक पिच पे हैं या नहीं हैं, कहाँ किसको कुछ करना है, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले भी हमारी बात जारी थी। तो डॉक्टर फ़हीम साहब, आप क्या समझते हैं कि जो चीज़ें हैं हुकूमत की तरफ से जो आपको मैंडेट दिया गया, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, आप लोगों को नई नई वैरायटीज़ की तरफ भी बता रहे हैं, उन्हें आगाह भी कर रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, और फिर आप एवेल्यूएट भी कर रहे हैं सारी चीज़ों को, तो आप क्या समझते हैं कि ये सब कुछ बढ़ रहा है जनूबी पंजाब में ऑयल सीड्स को काश्त करने के हवाले से, या अभी काफ़ी काश्त ग्रोअर्स को काफ़ी उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करने की ज़रूरत है? जी सर। ये ऑयल सीड रिसर्च स्टेशन डायरेक्टर ऑयल सीड हमारे फैसलाबाद की वो अंडर सुपरविजन पे अब तक ये हम 30 वैरायटीज़ दे चुके हैं ऑयल सीड क्रॉप्स में। अच्छा। तो ये आप मार्केट में जाते हैं तो वो कैनोला ऑयल देखा होगा, तो ये हमें बाहर से कैनोला ये कनेडियन से CAN जो पहले लिखो ये कनेडियन ऑयल था, तो ये हम बाहर से मंगवाते थे, तो उस पर काफ़ी ख़र्चा आता था। ये जो हम बात करते हैं 365 अरब रुपए इंपोर्ट पे लगता है, तो तकरीबन ये एक दिन का एक अरब रुपया बनता है। तो ये वाकई बड़ा ये एक जो पहले डेफिसिट में जा रही हूँ चीज़ें, और फिर एग्रो बेस्ड कंट्री होने के साथ साथ तो फिर इस महकमे ने डायरेक्टोरेट ऑफ ऑयल सीड्स ने इस पे काफ़ी काम किया, और अब जो आरी कैनोला के नाम से वैरायटी बनाई, तो इससे पहले ये सांदल कैनोला, सुपर कैनोला के नाम से भी वैरायटी दी हैं। आरी कैनोला में ये खूबी है कि जो पहले ये जिस तरह मलिक साहब ने बात की कि वो तेलदार जो चीज़ें थीं जिसमें वो राया था, सरसों तो मीठी होती है, उसका तेल तो इस्तेमाल हो सकता है, तो वो उसमें ज़रा चुभन वाला जो था कि वो इस्तेमाल नहीं लोग घर में तेल का, कड़वाहट होती थी उसमें, तो वो अरूसिक एसिड की वजह से होती थी। तो ये फिर ये अब जो बनाया है ये वैरायटी आरी कैनोला, तो इसमें जो अरूसिक एसिड है जो कड़वाहट है तेल की वो ज़ीरो हो गई है। अच्छा। तो अब जो इसके अलावा जो मेरे जैसे खली बनती थी जो हम कोल्हू के बाद या ऑयल स्टेशन के बाद, तो उसमें भी ये ग्लूकोसाइनोएट आ जाता था जो जानवर पसंद नहीं करते थे। तो अब ये वैरायटी बनाने से एक तो ये हो गया कि हमारा बाहर से अब वैरायटी से बनाने वाला जो आता था सीड वो कम हो गया, तो अब बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने सुपर राया लगाया हुआ है, आरी कैनोला लगाया हुआ है। तो ये 365 अरब रुपए की जो इंपोर्ट की हम बात करते हैं, तो ये सिर्फ खुर्दनी तेल की है। जो हम ऑयल सीड्स जो बाहर से मंगाते हैं वो तो इसके अलावा खर्चा था। बिल्कुल सही है। और इस खर्चे को कम करने के लिए ये फिर वैरायटी इंड्यूस कराएगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अपनी वैरायटी हैं, सरसों में, राय में, तो सूरजमुखी भी हमें बाहर से इंपोर्ट करता पड़ता था और काफ़ी हमारा उस पर फॉरेन एक्सचेंज खर्चा था। तो ये भी डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड्स फैसलाबाद और भावलपुर के ने बना ली हैं वैरायटी। 2 वैरायटीज़ इस साल जो अप्रूवल के लिए हम फार्मर्स को देंगे, तो वो गवर्नमेंट ने ये जो पास कर दी हैं इस दोनों वैरायटी को, उसका ओरिसन 516 के नाम से और ओरिसन 648 के नाम से। ये 2 पहले हाइब्रिड हैं जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो गए हैं सूरजमुखी से।
तो इंशाल्लाह ये अब हम लोकली सतह पे भी ये मिलने शुरू हो जाएंगे। हम सीड कंपनी को देंगे, वो फिर मल्टीप्लाई करके ये फार्मर्स को देंगे, तो इससे भी हमारा काफ़ी ज़रिए मुबादला खर्च जो होता था उसको बचत हो जाएगी। इससे भी मलिक मुमताज़ साहब, इतना कुछ अगर आप समझते हैं कि कर रही है गवर्नमेंट भी, या ऑयल सीड्स के जो इदारे हैं डेवलपमेंट के लिए वो भी काम कर रहे हैं, आपने तो चलें भावलपुर में इसलिए सरसों लगाया कि वहाँ का माहौल उसको सूट करता है, लेकिन जो आपका ताल्लुक मुल्तान से भी है, आप मुजफ्फरगढ़ और सारी इसला खाने वाले सब इलाकों को जानते हैं, तो यहाँ का ग्रोअर ऑयल सीड्स की तरफ ज़्यादा इनकरेज क्यों नहीं है? इसमें जो पहले नंबर तो जो सब्सिडी मिलती है वो काश्तकार को नहीं मिलती, सही, ये कागज़ों में है। अब डीएपी इन्होंने सब्सिडी दी है 800 रुपये बोरी, हमारे पास कूपन पड़े हैं 200-300 बोरी के कूपन पड़े हैं, कोई एक बोरी पे हमें सब्सिडी नहीं मिली। सही, अभी वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है भाई सब्सिडी डायरेक्ट रकम की सूरत में देंगे, वो बड़ा उनका अच्छा फैसला है, अच्छा इकदाम है, हम उनकी तारीफ़ करते हैं। तो अगर हो जाए अमल दरामद इस पे, क्योंकि पहले जो सब्सिडी ये फैक्ट्रियों वाले को चली जाती है, ये मिडल मैन ले जाते हैं, लोगों से ज़िम्मेदारों से 100 रुपये का वो थैला जो है ना वो लेकर जा रहे हैं, वो उनका पता नहीं कोई अंदर खाना कोई है उनका क्या है, वो वसूल कर लेते हैं या क्या है, हमें तो नहीं मिलती, किसी ज़िम्मेदार को सब्सिडी नहीं मिली। बकिया जो है ना इधर हमारे मुल्तान और इस एरिए में अगर यही रेट रहा और गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ अच्छी हुई तो इंशाल्लाह इस इलाके में भी अगले साल सरसों की काश्त बेहतर अंदाज में होगी। सही, लेकिन अच्छा ये बताएं कि आपको हुकूमत, आपने बात की कहीं पे आपको ये सब्सिडी नहीं मिली, आपको वाउचर कैश नहीं हुए, आपने कहीं शिकायत की? शिकायत तो हमने मीडिया पे भी की है, शिकायत हमने अखबारात के ज़रिए भी की है, सोशल मीडिया पे भी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सुनवाई नहीं होती। सर, आप समझते हैं कि ये जो नई फसलों को और आपने इस तरह की जो तेलदार अजनास को आपने डेवलप करना है और उसके लिए आपको जो फार्मर से सपोर्ट चाहिए, उसके बदले में उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका फ़ीडबैक भी कहीं जाता है और आप देते हैं, आपके डायरेक्टरेट के ज़रिए गवर्नमेंट तक जाता है या नहीं जाता? हम तो अपने हाई अप्स को भी कहते रहते हैं जो इलाके के मुनासबत के लिहाज से, जिस तरह हमारे मुख्तलिफ़ इलाकों में ज़िलों में रिसर्च स्टेशन है, तो जो बहावलपुर के प्रॉब्लम्स हैं तो हम बताते रहते हैं। तो ये मलिक साहब ने ये बात सही की, अगर सपोर्ट प्राइस ही गवर्नमेंट का ऐलान कर देना इसका, तो मेरा ख्याल है कि फिर ना ज़्यादा गवर्नमेंट को मेहनत करनी पड़ेगी ना गवर्नमेंट अदारों की। आप गंदम का ही ले लीजिए कि गंदम की इसकी बिजाई से पहले गवर्नमेंट ने 1800 रुपये ऐलान किया सपोर्ट का, तो काफ़ी लोगों ने गंदम लगा लिया। वो लोग जो राया लगाना चाह रहे थे उन्होंने अपने राया की भी काश्त कम कर दी। तो सपोर्ट प्राइस जो है ना वो स्टेक होल्डर से मिल के, अगर गवर्नमेंट अगर स्टेक होल्डर के साथ मिल के सपोर्ट प्राइस का ऐलान कर देती है तो कोई वजह नहीं कि लोग इसकी तरफ राग़िब हों। सपोर्ट प्राइस के अलावा इसका जो इसकी मार्केटिंग का भी प्रॉब्लम है फार्मर के साथ, अगर वो भी अगर गवर्नमेंट अपने सरकारी सतह पर ख़रीदारी शुरू कर दे तो वो भी एक इसकी बढ़ोतरी के लिए, इसकी जो बाहर से हमारा इतना खर्च होता है उसको कम करने में मदद मिलेगी। सही। अच्छा, 5 साल की बात हो रही है कि आइंदा 5 साल के लिए, जैसे आपने कहा था प्राइम मिनिस्टर एमरजेंसी जो प्रोग्राम है उसमें भी है सब्सिडी मिलेगी, प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। वो मैं तो ये कहूँगा कि अगर किसान भाई अगर उस प्रोग्राम को तफसील से पढ़ लें या देख लें तो उसमें इतनी चीज़ें हैं, मेरा तो ख्याल है कि बिल्कुल ही कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हाफ से भी कम हो जाएगी। एक तो मशीनरी पे 50% सब्सिडी दे रही है, फिर सीड पे दे रही है। इसके अलावा अब उस एमरजेंसी प्रोग्राम में ये उसमें ये रखा गया तकाफुल नाम के प्रोग्राम से ना, वो उनकी जो बीमा पॉलिसी गवर्नमेंट ने रखी है फसल इंश्योरेंस की, जी एग्रीकल्चर क्रॉप्स की इंश्योरेंस की, तो उसमें यह एलसीडी भी है कि वो अगर वो उसकी फसल ख़राब हुई तो वो इस्लामी बैंकिंग को कहा गया कि वो तकाफुल के नाम से आएँ और वो करते पहले भी कर रहे होते हैं, लेकिन अब उनको भी जोर दिया गया कि वो दें। जी दें, और फार्मर्स को भी उसके अप्लाई करना चाहिए। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते वो एप्लीकेशंस मांगी थी गवर्नमेंट ने, तो उसमें भी गवर्नमेंट वो अपनी दरख्वास्तें दें कि वो जो उसमें सब्सिडी पे चीज़ें मिल रही हैं। तो खुदा ना खास्ता महकमा हाई अलर्ट है इंशाल्लाह, और हम फार्मर के साथ हैं। तो अगर बीमारी फिर भी कोई कामिटी आ जाती है, कोई खुदा ना खास्ता ऐसा आ जाता है जिस तरह पिछले साल लोकस्ट आ गया था, तो कोई आ जाता है, तो इस सूरत में गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया इंश्योरेंस को कि फार्मर को उसकी
उसका पूरा मुआवजा मिलेगा। मिलना चाहिए। लेकिन अमली तौर पे तो आपको फसलों की इंश्योरेंस तो कभी कोई बैंक देता ही नहीं है ना, चीज़ें नहीं करता। हमारा लोकास जो है, पिछली दफ़ा हमारा तकरीबन 20% हमारी फसल बची, 80% ख़त्म हो गई है यालाबारी की वजह से। लोकास का तो इतना नुकसान नहीं हुआ जो यालाबारी का हुआ है। अच्छा। यालाबारी में हमारी गंदम और हमारा सरसों 80% ख़त्म हो गया है, 20% हमें बचा है। सही। उसमें किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने कोई गवर्नमेंट ने इमदाद नहीं की, या गवर्नमेंट ने कोई सहूलत हमें नहीं दी। लेकिन अब जो है ना, ये सपोर्ट प्राइस बना दें सरसों की जो चल रही है, ये इससे 200-400 कमी या रियायती कर लें तो इतनी कास्ट होगी। ये जो 365 करोड़ कह रहे हैं ना, ये इंशाल्लाह बिल्कुल 50% तो पहले साल ही नीचे चला जाएगा। अच्छा, आप ये कहते हैं अगर कोई लगाए तो। अच्छा, लेकिन अब हमारे यहाँ लोग सोयाबीन की तरफ क्यों नहीं जाते? वहाँ पे प्राइस नहीं मिलती हमारे ग्रोअर को? जी, सोयाबीन पहले किसी दौर में ये मेलसी और विहाड़ी और इससे सोयाबीन का हमारे मुल्तान में भी काफ़ी काश्त होती थी, लेकिन रेट इतना कमज़ोर हो गया। उसका मकसद है लोगों को उसकी मुतबादिल जो दूसरी फसलें हैं वो बेहतर नज़र आते हैं। गंदम है या मूंजी है या मक्की है, लोग छोड़ गए सोयाबीन को। सर, सोयाबीन शुरू हुई, लोग गए, लोग हट गए, क्यों? जी, ये 95 से जो था पाकिस्तान एलसी डेवलपमेंट बोर्ड ने ये प्रोग्राम शुरू किया था कि ये सोयाबीन लगाई जाए इस इलाके में, क्योंकि ये ठंडे इलाकों की वैरायटीज़ कह रहे थे कि उन इलाकों में होती है, तो फिर ये वैरायटीज़ बनाई गई कि इन इलाकों में लगाई जाएँ। तो इसका शुरू में जो था इसका सीड बड़ा सख्त होता है, ये जो इसका वो बीन दाना होता है, तो उस वक्त ये क्रशिंग प्लांट्स नहीं लगे थे, उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्शन बड़ा डिफ़िकल्ट काम था, और ये कोल्हू से ये मुमकिन नहीं था इसी की पूरी तेल की रिकवरी ली जाए, प्रॉपर अवेलेबल नहीं थी। अब गवर्नमेंट ने ये ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट लगा दिए हैं, तो अब फार्मर्स को चाहिए। पंजाब में कितने हैं ये एक्सट्रैक्शन प्लांट? ये तकरीबन हैं साउथ पंजाब में तो आप कह लें कि 4 हैं। अच्छा। तो उसमें से भी एक बंद पड़ा है जो मेतला चौक में, ये तहसील जहानिया डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में वो था, तो वो काफ़ी अरसे से वो बंद पड़ा है। अगर वो दोबारा चल सकते तो फिर इस इलाके में लोग और इसकी तरफ मुतवज्जा होंगे। तो सोयाबीन लगाने का बड़ा फ़ायदा है। ये तो हम पहले भी ये किसान भाइयों से हज़रात से ये कर रहे हैं कि इससे जो मील हासिल होता है उसमें तकरीबन 30-34% प्रोटीन होती है, और ये सोयाबीन मील ये पोल्ट्री फील्ड में बड़ी इस्तेमाल होती है। एक वो हमारे स्टेक होल्डर हैं, तो ये हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है पोल्ट्री इंडस्ट्री को। अगर ये सोयाबीन की यहाँ कास्ट ज़्यादा हो जाती है तो जो उस पर भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज खर्च आता है, तो वो भी काम इंशाल्लाह काम हो जाएगा। लेकिन उसमें आपको क्या पोल्ट्री इंडस्ट्री से आप समझते हैं कि सपोर्ट मिली सोयाबीन के फार्मर को कि हम आपको ये सपोर्ट करने को तैयार हैं, और आप हुकूमत को भी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं तो ज़ाहिर इंडस्ट्री उसमें स्टेक होल्डर है, तो उसने कोई ज़्यादा रोल प्ले नहीं किया पोल्ट्री इंडस्ट्री ने? जी, गवर्नमेंट जो हमारा रिसर्च अदारों का है, तो हमने तो जो सीड कंपनीज़ हैं ज़्यादा उनसे साथ हमारा वो जो स्टेक होल्डर है हमारे साथ, उनके साथ हमारा ज़्यादा लाइजन होता है। जो हम अब ये पिछले सीज़न से ये अब गवर्नमेंट ने कर दिया है कि जो हम ये सीड तैयार करते हैं तो फार्मर को पहुंचाने के लिए हम उन्हें वो देते हैं, तो वो आगे मल्टीप्लाई करके हमारा अपना एक पंजाब का अदारा है, पंजाब सीड कॉरपोरेशन, वो भी बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है, तो उससे भी सब्सिडाइज रेट्स पे लोगों को चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन आखिरी एक सवाल, आपने जो शुरू में बात की थी जजूबा सीड, वो क्या है? जजूबा की फसल क्या है और उस पर कैसे फ़ायदा उठा सकता है हमारे इलाके का ग्रोअर? जी, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये जो तेलदार जो तेल चीज़ें, ये तेलदार जरा सिर्फ फसलों से नहीं मिल सकती बल्कि ये पौधों से भी मिल सकते हैं। तो मैंने कैस्टर बीन की आपसे बात की, तो ये जो जोबा एक न्यू प्लांट है, ये न्यू पौधा है, ये इसे आप कहते हैं सहरा का पौधा, अच्छा कह सकते हैं। और ये और जो टीले, ये इन सब पे ये कास्ट हो सकता है। अच्छा। और ये काफ़ी ये ड्राउट रेजिस्टेंट ये प्लांट है, मतलब इसके लिए 350 जो अगर है मिलीमीटर बारिश जिन इलाकों में होती है, यानी कि एरड इलाके आप कह सकते हैं, वो 500 mm से भी कम, तो उन इलाकों में बड़ा ये कामयाबी से काश्त हो रहा है और काश्त लोग इसको करने लग गए हैं। और ये तकरीबन 3 साल बाद ये फल देना शुरू कर देता है। अच्छा। और 2 से 3 किलो एक प्लांट से शुरू में से आ जाता है।
तो अभी हम जो ये एल सीड रिसर्च स्टेशन भावलपुर इसका सीड सेल कर रहे हैं, तो वो 28,000 रुपये पर मांड से हम दे रहे हैं। अच्छा, ये तो फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से रियायती कीमत पर है। तो प्राइवेट में तो ये 35,000 रुपये पर ये मांड बिक रहा है, 800 रुपये 1 kg के हिसाब से। सही सही। तो अगर ये 3 किलो भी उतरता है तो 24-25 एक प्लांट का बनता है, और ये 1 एकड़ से तकरीबन 2.5-3 करोड़ का ये इसे फ्रूट, सिर्फ फ्रूट ही हासिल हो सकता है। सही। तो ये जो है जिसे कहते हैं ना, वो करोड़पति बनने वाला ये प्लांट बनाने वाला प्लांट है और नुस्खा है। लेकिन यहाँ उसका खरीदार कौन होगा यहाँ पे? ख़रीदार अब ये को पार्टीज आई हुई हैं जो अब भी ख़रीद कर रही हैं सीज़न में, क्योंकि ये फरवरी मार्च में शो होता है। तो इसका अगला जो बिजाई का मौसम है वो सितंबर है, अगस्त सितंबर ना। अच्छा, तो वो पार्टीज अब कितने महीने का है? ये तो एक दफ़ा आप लगा लें और ये 80 और 100 साल तक ये चलता है प्लांट। अच्छा, सही। और हमारे सामने फ़ौरन सा नहीं लाया कि नहीं, वो जजूबा के हवाले से। सर जी, ये बीज बेचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, बीज बेच लेते हैं खरीदार, कोई नहीं। कुछ लोगों ने लगाया था, ये 8-10 साल से चल रहा है, कोई पहली दफ़ा नहीं। अच्छा। ये 8-10 साल से चल रहा है। भावलपुर में रिसर्च हुई है, मुल्तान में हुई है, लेकिन लोगों ने लगाया है। कुछ लोगों ने जो लगाया है उसकी कोई मार्केटिंग नहीं है। अच्छा, उसको ये फिर जो उसका- बेच रहे हैं, ये जो 28,000 कह रहे हैं, ये बीज के तौर पे जो लोग नए फंस जाते हैं वो ले लेते हैं, लेकिन इनकी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसकी ऐलान नहीं है, खरीदारी नहीं है। खरीदार कौन है उसका? जल्दी से एक जुमला क्या है? जी जमशेद साहब, ये देखो, पहले हमने बात की जो ऑयल सीड क्रॉप्स का अगर वो सरकारी सतह पर खरीदारी शुरू हो जाए तो इसके खरीदने वाले प्राइवेट हैं, प्राइवेट कंपनीज अब खरीद रही हैं, और इसकी अब मांग बढ़ गई दुनिया में। ये इन्होंने सही कहा कि 8-10 साल पहले लोगों ने ये लगाना छोड़ दिया था, लेकिन अब इसकी मार्केटिंग बन गई है, वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल शुरू हो गया है बड़ी तेज़ी से। सर, अमेरिकन, अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रेलिया में, तो दुबई में, और ख़ासकर ये सारा एक्सपोर्ट हो सकता है? एक्सपोर्ट हो सकता लोकल नहीं है? जी, और लोकल इसे उसकी खपत नहीं है? लोकल खपत है। अच्छा, दे अब कौन सी कंपनी का काम कर रही है ये यहाँ पे? गवर्नमेंट अब यही सोच रही है कि इसके एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाया जाए इसका भी, और ये ऑयल एक्सट्रैक्ट करके ये लोकल इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मलिक मुमताज़ राना साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और बात ये है कि साउथ पंजाब में तेलदार अजनास की एक बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन हुकूमती सपोर्ट की भी ज़रूरत है। और हुकूमत की तरफ से तेलदार अजनास की जो सपोर्ट प्राइस है, अगर वो अनाउंस कर दी जाए और वो जो मैकेनिज़्म डेवलप करना है मार्केटिंग का, उसको भी देखा जाए, तो नई जो तेलदार अजनास हैं या जो फूल की शक्ल में भी बता रहे हैं, उसका गुंजाइश उसी वक्त ही निकलेगी जब ये एतमाद बनेगा कि जो उगाने वाला है उसको कीमत मिलेगी और उसको इनकम होगी। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।